वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है मारिसन, जिसमें फहद फाजिल, वडिवेलु और कोवई सरेला लीडिंग रोल पर है। एक्चुअली एक एडवेंचर टाइप मूवी है। स्टार्टिंग में बहुत ही स्लो से स्टार्ट होती है। जैसे जैसे कहानी आगे जाने लगती है तो ऑडियंस के सामने काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं और इसी तरह क्लाइमैक्स में भी एक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलता है। वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में दयालन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। शॉर्टकट में दया, जो फिलहाल जेल से रिलीज होकर बाहर आता है। अच्छे से इधर उधर घूमते हुए दया अपने आज़ादी को एंजॉय करने लगता है। दया की माँ सैलम में रहती है। जब जब दया अपनी माँ को देखने के लिए अपने गांव जाता आता रहता है। सो दया घूमते घूमते एक मंदिर के पास जाता है। वहाँ पर तालाब में एक बंदा अपने मोबाइल में गाने सुनते हुए डुबकियां लगा रहा होता है। जब वो बंदा पानी के अंदर जाता है तो दया उसका फोन चुराकर वहाँ से निकल लेता है। थोड़ी दूर आने के बाद दया इस फोन में के सिम और मेमोरी कार्ड कहीं पर फेंक देता है। मतलब यही पर हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली ये दया एक चोर है। उसके बाद दया किसी गांव की बस पकड़कर दूसरी जगह पर जाने लगता है। वहाँ पर एक बीच होती है। थोड़ी देर उस बीच के पास बैठकर एंजॉय करने लगता है। शाम होने के बाद एक मूवी देखने के लिए थिएटर पर जाता है, लेकिन मूवी बोर होने की वजह से वो वहाँ से निकलने लगता है। तभी पार्किंग लॉट पर दया एक बाइक को देखता है। इस बाइक में उसकी चाबी वहीं पर होती है तो फटाक से उस बाइक को भी चुराकर वहाँ से निकल लेता है। थोड़ी दूर आने के बाद किसी दूसरे बाइक का नंबर प्लेट इस बाइक को चिपकाने लगता है। इसी बाइक के जरिए से नागरकोइल नाम के एक गांव पर जाने लगता है। तभी दया ये देखता है कि घर के सारे लाइट्स ऑफ है। सोच लेता है कि शायद इस घर में कोई भी नहीं है। इस घर में अच्छे से चोरी करके हफ्ते का गुजारा कर लेंगे। इस तरह से दया उस घर के अंदर जाता है। जब सारे कमरों को चेक कर रहा होता है चुराने के लिए, उसे किसी जगह पर इसको एक बंदा नजर आता है जिसका नाम होता है वेलन। वेलन दया को देखते ही कहने लगता है, अरे कुमार तुम आ गए, कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था बेटा। दया वेलन की बातें सुनकर शॉक में रह जाता है कि ये बंदा मुझे कुमार क्यों बुला रहा है। एक्चुअली यहाँ पर वेलन के हाथ बंधे होते हैं। दया उसका मुंह बंद करते हुए कहने लगता है कि आप चिल्लाइए मत, आपको पता है मैं कौन हूँ। वेलन कहने लगता है, अरे कुमार तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ ना। दया कहने लगता है कि मैं आपका बेटा कुमार नहीं हूँ। वेलन कहने लगता है, सॉरी बेटा, मुझे अल्जाइमर्स की बीमारी है, सारी चीजें भूलते रहता हूँ। तुम्हें देखकर ऐसा ही लगा कि मेरा बेटा आया है। मेरी बीमारी की वजह से मेरा बेटा हमेशा मुझे इस कमरे में बांध के रखता है कि कहीं मैं घर से बाहर ना चला जाऊँ। मुझे हमेशा इस कमरे में बंद रहना पसंद नहीं। प्लीज बेटा मेरे हाथ की हथकड़ियाँ खोल दो ना। अब ये दया तो चोरी करने के लिए आया होता है ना। सारे घर में तलाशी लेने लगता है। वेलन कहने लगता है कि बेटा तुम जितना भी ढूंढ लो फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, सारे पैसे बैंक में है। अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर ले जाओगे तो मैं तुम्हें 25,000 रुपए दूंगा। दया भी इसके डील को ओके कहकर पैसे मांगने लगता है। वेलन कहने लगता है कि बेटा मेरे पास कैश नहीं, एटीएम के पास जाकर विथड्रॉ करना होगा। सो दया ठीक है समझकर उसके हाथ की हथकड़ियाँ खोल देता है। वेलन अपनी बैग लेने के बाद ये दोनों एक एटीएम के पास जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर वेलन को एटीएम का पिन नंबर याद नहीं होता। बहुत ही मुश्किल से याद करके पैसे विथड्रॉ करने लगता है। उसी वक्त दया इसके अकाउंट में बहुत बड़े अमाउंट को देखता है। तकरीबन 25 लाख रुपए होते हैं। सोचने लगता है कि इस बुढ़ो के पास इतने सारे पैसे हैं, किसी भी तरह से ये सारे पैसे मुझे हड़पना होगा, मेरी लाइफ तो सेटल हो जाएगी। सो उसके बाद वेलन दया को 25,000 रुपए देकर वहाँ से जाने लगता है। दया पूछने लगता है कि सर यहाँ से आप कहाँ पर जाओगे। वेलन कहने लगता है कि पास ही के गाँव में मेरी बेटी का घर है, मैं वहाँ पर चला जाऊंगा बेटा। ठीक है मैं आपको बस स्टॉप पर ड्रॉप कर दूंगा, मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। अब पता नहीं इस रास्ते पर ऑटो कब आएंगे। सो ये दोनों बस स्टॉप के पास जाते हैं। तभी वेलन यही सोचने लगता है कि अगर मैं मेरी बेटी के घर पर जाऊंगा तो मेरा बेटा कुमार वहाँ पर भी पहुँच जाएगा, दोबारा मुझे घर पर लाकर बांध देगा। मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। तिरुवन्नामलई में मेरा एक फ्रेंड है, मैं मेरे फ्रेंड के पास जाऊंगा, बस बेटा मुझे उसकी बस चढ़ा दो। दया कहने लगता है, अरे सर मैं भी तिरुवन्नामलई ही जा रहा हूँ, जो बस का टिकट का खर्चा है उन पैसों से मुझे मेरी गाड़ी में पेट्रोल डलवा दीजिए, मैं आपको आपके फ्रेंड के पास छोड़ दूंगा। सो वेलन भी आइडिया अच्छा है समझकर इसकी गाड़ी में बैठ जाता है। ये दोनों तिरुवन्नामलई जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद दया वेलन से कहने लगता है कि सर गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है, अगर आप पैसे दोगे तो हम पेट्रोल भरवा लेंगे। वेलन कहने लगता है कि बेटा मेरे पास तो कैश नहीं है, सारे पैसे एटीएम में है। सो ये दोनों दोबारा पास के एक एटीएम के पास जाते हैं। दया कहने लगता है, अरे सर आप यहीं पर रुकिए, मैं पैसे लेकर आता हूँ। वेलन दया को एटीएम का पिन नंबर बोलने लगता है, लेकिन वो पिन नंबर रॉन्ग होता है, बार बार ऐसे ही चलते रहता है।
क्योंकि वेलन को अल्जाइमर्स की बीमारी है ना, ये अपना एटीएम का पिन नंबर भूल चुका होता है, जिसकी वजह से जितना भी ट्राई करो वर्कआउट नहीं होता। खैर सुबह होने के बाद ये दोनों किसी होटल पर जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ पर दया वेलन को एक छोटी सी डायरी देते हुए सारे डिटेल्स लिखने के लिए कहता है, जैसे दया के बारे में, उसी तरह से वेलन के बारे में। इसी दरमियान में एटीएम का पिन नंबर भी लिखने के लिए कहता है। वेलन को जितनी चीजें याद होती है वो सारी चीजें लिखने लगता है, जैसे इसका नाम, इसकी बेटी का नाम, बेटे का नाम, घर का एड्रेस, पिन नंबर भी लिखता है, लेकिन वो रॉन्ग होता है। थोड़ी देर के बाद जब ये दोनों होटल से बाहर आते हैं तो दया को वेलन नजर ही नहीं आता। आसपास देखने पर वेलन एक बस चढ़कर जा रहा होता है। दया फटाफट से उस बस में जाकर वेलन से बात करने लगता है। अरे सर, आप इस बस में क्यों बैठे? चलिए उतरिए फटाफट से, हमें जाना है ना। वेलन पूछने लगता है कि बेटा कौन हो तुम? दया कहने लगता है, अरे मैं हूँ सर, दया। वेलन पूछने लगता है कि कौन दया? मुझे पता नहीं तुम कौन हो। ये देखकर बस में के लोग यही समझने लगते हैं कि दाल में कुछ काला है। दया जबरदस्ती इस वेलन को किडनैप कर रहा है। एक बंदा तो कहने लगता है कि चलो फटाफट से पुलिस स्टेशन ले चलो बस को। दया कहने लगता है, अरे इनकी जेब में एक डायरी है, उस डायरी में मेरे बारे में है। इस तरह से उस डायरी निकालकर दया का नाम, दया का फोन नंबर भी होता है। उस फोन नंबर को फोन करने के लिए कहता है। ऑफ कोर्स दया का फोन रिंग होता है। अब वेलन को भी दया के बारे में याद आता है, जिसकी वजह से ये दोनों दोबारा अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगते हैं। अब हाईवे में काफी गर्मी होने की वजह से वेलन दया से कहने लगता है कि बेटा चलो हम गाँव के रास्ते से चलते हैं। तो उसी तरह से ये दोनों एक शॉर्टकट रास्ते से जाने लगते हैं। रास्ते के दरमियान में दया को एक बकरी वाला नजर आता है। दया जानबूझकर एक बकरी को ठोक देता है। वो बकरी वाला बंदा बहुत हंगामा करने लगता है कि तुमने मेरी बकरी को ठोक दिया, इसका मुआवजा देना पड़ेगा। दया कहने लगता है, अरे अंकल गलती से हो गया ना, आपकी बकरी ही गाड़ी के सामने आ गई, चलो 2000 रुपए दे दूंगा मैं। लेकिन बकरी वाला कहने लगता है, नहीं नहीं 2000 नहीं, मुझे 3000 रुपए चाहिए। अब वेलन भी कहने लगता है कि बेटा झगड़ा मत करो, उनको पैसे दे दो। अब दया के पास तो पैसे नहीं होते। वेलन से एटीएम कार्ड पूछने लगता है। वेलन इसको कार्ड देते हुए पिन नंबर भी बोलने लगता है। सो उसके बाद दया पास के एक एटीएम के पास जाकर 3000 रुपए पैसे विथड्रॉ करके बैलेंस चेक करने लगता है। तो शॉकिंगली इसमें सिर्फ 8000 रुपए ही होते हैं। सोचने लगता है कि अरे 25 लाख से 8000 रुपए कैसे हो गए। खैर जो भी हो, दया कुछ पैसे लेकर उन बकरियों वाले के पास आता है। एक्चुअली यहाँ पर वेलन इन गांव वालों से ये बता चुका होता है कि दया इसका बेटा है और ये पुलिस में है, फिलहाल लीव पर है। तो जब दया इन गांव वालों को पैसे देने वाला होता है तो वो गांव वाले मना करने लगते हैं। अरे सर, आप भी क्या मजाक करने लगे? आपके पिताजी बहुत ही अच्छी मेडिसिन बताई, कल तक मेरी बकरी तो उठकर भागेगी, आप बेफिक्र से जाइए। उसके बाद दया ये देखता है कि वेलन के पर्स में 2 एटीएम कार्ड्स है। दूसरे एटीएम कार्ड में 25 लाख रुपए होते हैं। गलती से वेलन एक और एटीएम कार्ड दिया होता है। सोच लेता है कि किसी भी तरह से उस एटीएम कार्ड को हासिल करना होगा। दूसरी तरफ दया जिसकी बाइक चुराई, वो लोग पुलिस स्टेशन पर आकर अपनी बाइक की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगते हैं। एक्चुअली ये बंदा एक पॉलिटिशियन का बेटा होता है, जिसकी वजह से पुलिस वाले फटाफट से इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करने लगते हैं। दूसरी तरफ जब दया और वेलन जा रहे होते हैं तो रात हो जाती है और जिस गांव से ये लोग जा रहे होते हैं, वेलन कहने लगता है कि मुझे लगता है कि ये गांव मैं ऑलरेडी जानता हूँ। इस गांव में मेरा एक फ्रेंड है सुब्रमण्यम, वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करता है, उसकी 3 बेटियां हैं। कि दया तुम पास ही की दुकान पर जाकर उस सुब्रमण्यम के बारे में पता करो ना, आज रात हम उसी के घर में स्टे करके सुबह निकलेंगे। सो दया एक दुकान पर जाकर सुब्रमण्यम के बारे में पूछने लगता है कि इस गांव में कोई सुब्रमण्यम नाम का बंदा रहता है जो ईवी में काम करता है, जिसके 3 बेटियां हैं। दुकान वाला बंदा कहने लगता है कि ऐसे बंदे को तो मैं नहीं जानता, लेकिन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में श्रीनिवासन नाम का एक बंदा काम करता है, जिसके 3 बेटियां हैं। दया वेलन के पास जाकर यही बात बताने लगता है। सो वेलन थोड़ा डिसअपॉइंट होने लगता है। उसके बाद ये दोनों उसी गाँव में एक होटल में स्टे करने लगते हैं। रूम में आने के बाद ये दोनों अच्छे से फ्रेश अप वगैरह होकर दारू पीते हुए एक दूसरे के बारे में बातचीत करते रहते हैं। स्पेशली दया अपने बारे में, अपनी माँ के बारे में, ये चोर कैसे बना, कितने दिनों तक जेल में रहा, ये सारी बातें वेलन को सुनाते रहता है। थोड़ी देर के बाद दया साइड में आकर अपने फ्रेंड गणेश को फोन करके वेलन के बारे में बताने लगता है कि किसी घर में मुझे एक बंदा नजर आया, उसका नाम है वेलन, उसके पास एक एटीएम कार्ड है, उसमें 25 लाख रुपए है, लेकिन पिन नंबर भूल गया। गणेशा कहने लगता है तुमने तो बहुत बड़ा हाथ मारा। एक काम करो, उस एटीएम कार्ड का फोटो मुझे भेज दो, मैं उसका डुप्लीकेट कार्ड क्रिएट करके तुमको भिजवा दूंगा। खैर उसके बाद दया और वेलन दोबारा अच्छे से दारू पीकर
सो जाते हैं। सुबह होने के बाद ये दोनों दोबारा अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगते हैं, लेकिन किसी रास्ते पर आने के बाद वेलन दोबारा भेकी भेकी बातें करने लगता है कि तुम कौन हो, हम कहां पर जा रहे हैं। इस तरह से स्टार्टिंग से दोबारा पूछने पर दया सारी बातें वेलन को बताने लगता है। तभी इनकी गाड़ी के टायर पंचर होने की वजह से ये किसी मैकेनिक शॉप के पास जाकर रिपेयर करवाने लगते हैं। इसी दरमियान में गणेशा दया को फोन करके ये बताने लगता है कि मैंने 2 लड़कों को तुम्हारे पास भेजा, उनके पास डुप्लीकेट ATM कार्ड है। मतलब कल रात ही दया वेलन की ATM कार्ड का फोटो क्लिक करके गणेशा को भेज चुका होता है और गणेशा उस कार्ड का डुप्लीकेट बनवाकर दया को भिजवाता है। बाद में जब दया वापस वेलन के पास आता है तो उस वक्त वेलन वहाँ के लोगों से झगड़ा कर रहा होता है। थोड़ी देर पहले ये लोग कैरम बोर्ड खेलते रहते हैं बेट लगाकर, तो वेलन 10,000 रुपए हार चुका होता है। दया उन लोगों से झगड़ा करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वेलन दया को समझाने लगता है। उन लोगों को 10,000 रुपए देकर ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद फाइनली ये दोनों एक आश्रम के पास पहुँच जाते हैं। उसी आश्रम में वेलन का फ्रेंड रहता है। वेलन का फ्रेंड वेलन को देखकर बहुत खुश होने लगता है कि काफी दिनों के बाद तुम मेरे पास आए। जब वेलन वॉशरूम पर जाता है तो दया वेलन के फ्रेंड से वेलन के बारे में पूछने लगता है। वो बंदा कहने लगता है कि वेलन की कोई संतान ही नहीं, ना बेटी है ना बेटा, उसकी बीवी भी कब की मर चुकी है। एक्चुअली मेरे बेटे का नाम कुमार है, मेरे बेटे को अपने बेटी की तरह पाला उसने। यही पास में मेरी बेटी का घर भी है कृष्णवेणी, चाहो तो तुम वेलन को मेरी बेटी के पास ले जा सकते हो। ये सब कुछ होने के बाद दया वेलन के पास आकर कहने लगता है तो चलिए सर अब हम यहाँ से चलते हैं। वेलन कहने लगता है अरे दया इतनी दूर तिरुवन्नामलाई आए हैं, चलो यहाँ के मंदिर वगैरह घूम कर जाते हैं। तो दया भी ठीक है समझकर ये दोनों एक मंदिर के पास जाकर वहाँ के रूम में थोड़ी देर स्टे करने लगते हैं। वेलन कहने लगता है कि एक्चुअली इस गांव में मेरा बचपन का फ्रेंड है, उसका नाम है श्रीधर। टीनेज की उम्र में ही हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ जिसकी वजह से हम दोनों जुदा हो गए। अब वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, कपड़ों का बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है उसे। मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है, क्या तुम मुझे उसका नंबर लाकर दे सकते हो। दया कहने लगता है अरे ये तो चुटकियों का खेल है सर। इस तरह से उस श्रीधर के शॉपिंग मॉल पर जाकर एक अच्छे से कपड़े खरीदकर टिप टॉप से रेडी होकर वहाँ के एम्प्लॉय से मुलाकात करके श्रीधर के बारे में पता करने की कोशिश करने लगता है। कहने लगता है कि मैं श्री का फ्रेंड हूँ, अभी अभी वो मुझसे फोन में बात कर रहा था, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, आप प्लीज उनका नंबर डायल करके दीजिए। इस तरह से उस श्रीधर का फोन नंबर हासिल करके वेलन के पास आता है। वेलन बहुत तारीफ करने लगता है, अरे वाह तुम्हारे अंदर तो बहुत बड़ा टैलेंट है, ठीक है मैं उसे बाद में फोन कर लूंगा। दूसरे सीन में फरीदा नाम की एक पुलिस ऑफिसर अपनी टीम के साथ किसी घर के पास आकर मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। एक्चुअली ये घर वही होता है जहाँ से दया ने वेलन को पिक किया था। फरीदा को एक और बात भी पता चलती है कि 2 दिनों में 2 और मर्डर्स हुए, एक इस घर में, दूसरा एक और गाँव में और तीसरा तिरुवन्नामलाई में। मतलब कल दया ने जिस श्रीधर का फोन हासिल करके वेलन को दिया था, आज उसी की लाश किसी ब्रिज के नीचे पाई जाती है पुलिस वालों को। एक और बात यह है कि विक्टिम का सिम नंबर अभी भी एक्टिव है। फरीदा को पता लग जाता है कि जिसका मतलब क्रिमिनल ट्रैवलिंग में है। दूसरी तरफ दया और वेलन को दिखाया जाता है, ये दोनों दोबारा अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगते हैं। दयालन वेलन से कहने लगता है कि नेक्स्ट गांव में मेरा फ्रेंड का घर है, वहाँ पर फेस्टिवल भी हो रहा है, हम वहाँ पर होकर चलेंगे। सो उसी तरह से रात होने तक ये दोनों गणेशा के गाँव पहुँच जाते हैं। गणेशा दया से मुलाकात करके कहने लगता है कि सही पिन नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमको काफी साल लग जाएंगे, अब तुमको ही उस बुढ़ाऊ से सही पिन नंबर फाइंड आउट करना होगा। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वो दया कुछ टैबलेट्स का पाउडर बनाकर दारू की ग्लास में डाल देता है। दया और गणेशा को इनवाइट करने लगता है दारू पीने के लिए। सो ये दोनों दारू वगैरह पीते हुए बहुत एंजॉय करने लगते हैं। ऊपर से फेस्टिवल भी चल रहा होता है। जब दया और गणेशा सो जाते हैं तो ये वेलन अच्छे से रेडी होकर शिवा सेल्वम नाम के एक टीचर को फोन करके किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। शिवा पूछने लगता है कि आखिरकार कौन हो तुम, मैं तुमसे क्यों मिलूं। वेलन कहने लगता है तुमको मधुमिता तो पता होगी ना। शिवा शॉक में रहकर पूछने लगता है कि कौन हो तुम, उस लड़की के बारे में तुम कैसे जानते हो। वेलन कहने लगता है तुमने उस लड़की के साथ क्या किया मुझे अच्छी तरह से पता है, अगर तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगे तो मधुमिता और तुम्हारी वो वीडियो तुम्हारी बीवी को सेंड कर दूंगा। तो शिवा सेल्वम उसी तरह से उस वेलन से मिलने के लिए एक स्कूल के पास जाता है। वेलन बहुत जबरदस्त तरीके से शिवा को मार पीट कर इसको मार ही देता है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि ये टीचर शिवा सेल्वम अपने स्टूडेंट मधुमिता को ट्रैप करके उसके साथ आरएपी किया, उसके साथ साथ उसकी वीडियो भी बनाकर इसको ब्लैकमेल करने लगा। जब मन चाहा तब उसका इस्तेमाल करने लगा। मधुमिता की वजह से उसकी फ्रेंड्स भी शिवा सेल्वम के जाल में फंस गए और इससे पहले जो 3 डेड बॉडीज मिली उन तीनों ने भी
माइनर बच्चियों के साथ ऐसी ही हरकत की, उन बच्चियों के साथ बिजनेस करने लगे। इसलिए वेलन गांव-गांव पर जाकर उन लोगों को चुन चुन के मारने लगा। उन लोगों को फोन करके वार्न करके किसी जगह पर बुलाकर मारता रहा। दूसरी तरफ पुलिस वाले IMEI नंबर को ट्रैक करने लगते हैं। वेलन का लोकेशन का पता लगने पर जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तब तक वेलन उस शिवा को मार के कब का वहाँ से जा चुका होता है। वेलन किसी जगह पर आकर उस फोन को ही फेंक देता है। मतलब यही साइकिल होता है इसका। हर सुबह होने के बाद वेलन किसी दूसरी जगह पर जख्मी हालत में पड़ा होता है। दया और गणेशा वेलन के पास जाकर पूछने पर वेलन एक छोटी सी झूठी कहानी बताने लगता है कि कोई मेरे पास आकर मुझे मार पीट कर मेरा फोन भी छीन कर ले गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। दया वेलन की मरहम पट्टी करके थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कहता है। उसके बाद दया वेलन को लेकर अपने गाँव जाने लगता है, पालक्काड। दया की माँ दया को देखकर इतना खुश नहीं होती। यही पूछने लगती है कि आप कौन सा बड़ा काम करके आए हो। दया की माँ को ऑलरेडी पता होता है कि दया। थोड़ी देर के बाद दया की माँ वेलन के बारे में पूछने पर दया कहने लगता है कि माँ इनका नाम वेलन है और इनको भूलने की बीमारी है। मैं इनको उनके रिलेटिव्स के घर पर ड्रॉप करने के लिए ले जा रहा हूँ। दूसरी तरफ वेलन दीवार पर लटकी हुई दया के माँ बाप की फोटो को ऐसे ही देखते रहता है। दया की माँ वेलन के पास आकर पूछने लगती है, ये तो हमारी शादी की फोटो है, आप इसको ऐसे क्यों देख रहे हो सर। वेलन कहने लगता है कि आपकी फोटो के नीचे अप्रैल 17 बोल के लिखा है। मेरी शादी भी उसी दिन हुई और उसी तरह से मेरी बीवी का बर्थडे भी उसी दिन था। हम दोनों की लव मैरिज हुई थी। मेरी बीवी मेरे लिए घर वालों को छोड़ा। अब मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं है। इस तरह से बहुत दुखी होने लगता है। इसी में सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली वेलन की बीवी एक साइकोलॉजिस्ट होती है और उसी तरह एक छोटे से NGO को रन करते हुए लड़कियों की काउंसलिंग देती रहती है। इसी दरमियान में एक दिन मधुमिता नाम की एक स्कूल गर्ल वेलन की बीवी के पास आकर अपने साथ जो अत्याचार हुआ वो बताने लगती है कि इसका टीचर इसके साथ RAP किया, उसकी वीडियो बनाई, बार बार वही वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा। वेलन की बीवी इस मधुमिता को काउंसलिंग देती रहती है, लेकिन मधुमिता को यही गिल्ट सताने लगती है कि इसकी वजह से इसकी फ्रेंड्स की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। कुछ दिनों के बाद ये मधुमिता आत्महत्या भी कर लेती है। ये जानने के बाद वेलन की बीवी बहुत डिप्रेशन में चली जाती है। हर वक्त इसको उस मधुमिता की बातें ही याद आती रहती है। जिन लोगों ने मधुमिता के साथ ऐसी हरकत की उनके ऊपर केस डाल देती है। लेकिन इसी दरमियान में वेलन की बीवी को अल्जीमर्स होने लगता है। धीरे धीरे छोटी मोटी चीजें भूलने लगती है। जब कोर्ट में स्टेटमेंट देने की बारी आती है ढंग से अपना स्टेटमेंट भी नहीं दे पाती। धीरे धीरे इसकी बीमारी और बढ़ जाती है। इवन ये अपनी पति को भी पहचान नहीं पाती। एक दिन वेलन की बीवी अपने सारा स्टेटमेंट एक डायरी में लिखकर वेलन को देने लगती है कि अगर उस मधुमिता को इंसाफ नहीं मिला तो तुम ही उन हैवानों को सजा दो। सारी चीजें मैंने इस डायरी में लिख दिया। दूसरे दिन ही इस वेलन की बीवी आत्महत्या करके मर जाती है। उसके बाद वेलन अपनी बीवी की आखिरी ख्वाहिश पूरा करने के लिए ही उस डायरी में जिन जिन लोगों के नाम होते हैं उन सारे लोगों को मारकर उनके किए की सजा देते रहता है। वेलन अब सिर्फ एक ही बंदे को मारना होता है, जिसका नाम होता है अरुण। यह अरुण छोटे टीनेज बच्चों को किडनैप करके ब्रूटल हाउस रन करते रहता है एज ए ब्रोकर की तरह। खैर प्रेजेंट डे पर वेलन दया से कहने लगता है कि इतने दिनों के बाद तुम अपने घर आए हो, दया तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन दया नहीं मानता। अरे सर मैं खुद आपको आपके गांव तक ड्रॉप कर दूंगा, बस इस जर्नी को एंजॉय करेंगे हम। और ये भी कहने लगता है कि आज के बाद से मैं डिसाइड कर लिया कि मैं चोरियां नहीं करूंगा। उसी वक्त दया की माँ दया को फोन करके कहने लगती है कि दया हमारे घर में 10 लाख का चेक पड़ा है। दया फटाक से गाड़ी रोककर वेलन से पूछने लगता है कि सर क्या आपने वो चेक रखा। वेलन कहने लगता है अरे दया मेरी तो कोई संतान नहीं, इतने सारे पैसों का मैं क्या करूं, तुम ये पैसे लेकर छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लो। सो दया बहुत खुश होने लगता है। उसके बाद ये दोनों किसी होटल में स्टे करने लगते हैं। वेलन यहाँ पर आने की वजह भी अरुण ही होता है, मतलब वो अरुण इसी शहर में रहता है। वेलन वॉशरूम में जाकर उस शिवा के फोन से उस अरुण को मैसेजेस करने लगता है कि मैं तुम्हारे शहर में हूँ, मुझे एक अच्छी सी लड़की चाहिए, फ्रेश लड़की, मैं तुमसे मिलने के लिए कहाँ पर आऊँ, इस तरह से बुलाने लगता है। एट द सेम टाइम एक फूड डिलीवरी बॉय दया को कुछ खाना देने पर दया वेलन का पर्स लेकर उसे पैसे देने लगता है। उसी वक्त वेलन के पर्स में से काफी सारे सिम कार्ड्स नीचे गिरते हैं। ये सारी चीजें देखकर दया वेलन पर शक करने लगता है। वेलन के बारे में पता करने के लिए दया अपना फोन वीडियो रिकॉर्डिंग करके थोड़ा बाथरूम में जाता है। वापस कमरे में आकर दया अपना फोन लेकर अपने फ्रेंड से बात करने के बहाने से थोड़ा बाहर जाकर अपने फोन में चेक करने लगता है तो ये देखता है कि वेलन दारू में
नींद की दवाई मिला दिया। तब जाके दया को सारी चीजें समझ में आती है, इसलिए हर रात जब ये दारू पीता है फटाक से सो जाता है और मेरे सोने के बाद ये वेलन कहीं पर जाता है। उसके बाद जब वेलन बाथरूम में जाता है तो दया फटाफट से वेलन का फोन लेकर चेक करने लगता है। रिसेंटली इसने अरुण से जो बात की बहुत सारी बातें सुनने लगता है। इसको एक लड़की चाहिए, लड़की के साथ एंजॉय करना चाहता है। वेलन बाथरूम से बाहर आने पर दया सोने का नाटक करता है। ये देखकर वेलन उस अरुण से मिलने के लिए कहीं पर जाता है। दया भी इसका पीछा करने लगता है और यही सोचने लगता है कि मैंने तो इसको इतना अच्छा आदमी समझा और इतना घटिया बंदा निकला। वेलन काफी देर तक उस अरुण का इंतजार करता है लेकिन वो नहीं आता, जिसकी वजह से वो वापस अपने रूम पर आने लगता है। ये देखकर दया भी फटाफट से अपने कमरे पर आने लगता है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है इसको, लेकिन इन टाइम में ये अपने कमरे में आकर सो जाता है। वेलन को इस पर शक नहीं होता। सुबह होने के बाद दया अपने फ्रेंड उस गणेशा को बुलाकर इस वेलन के बारे में सारी बातें बताने लगता है कि मैंने तो इस बंदे को अच्छा समझा लेकिन इसको कोई बीमारी नहीं, ये छोटे बच्चियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। मैं तो छोटी मोटी चोरियां करता हूँ लेकिन ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है यार। गणेशा कहने लगता है कि इस वेलन को हम मेरे गेस्ट हाउस पर ले चलेंगे, वहीं पर उसकी धुलाई करेंगे। सो दया वेलन के पास आकर यही कहने लगता है कि सर आप गणेशा के साथ उसके गेस्ट हाउस पर चलिए, मैं भी थोड़ा ड्रिंक वगैरह लेकर आता हूँ। आप अपने गाँव चले जाएंगे तो पता नहीं कब हम दोनों की मुलाकात होगी। सो वेलन भी ठीक है समझकर उस गणेशा की गाड़ी में बैठकर उसके गेस्ट हाउस पर जाने लगता है। बार बार पीछे पलटकर देखते रहता है लेकिन दया इसको नजर ही नहीं आता। गणेशा कहने लगता है अरे सर आप फिक्र मत करिए, वो आ जाएगा। तभी वेलन गणेशा की गाड़ी में एक छोटे से कीचेन को देखता है। ऐसा ही कीचेन अरुण के व्हाट्सएप डीपी पर देखा था। कंफर्मेशन के लिए जब वेलन उस अरुण को फोन करता है तो शॉकिंगली गणेशा का फोन रिंग होने लगता है। मतलब इस गणेशा का दूसरा नाम ही अरुण होता है। अरुण वेलन से कहने लगता है अरे बुढ़ऊ तुमने तो बहुत ही जल्दी मुझे पकड़ लिया, तुम मुझे मारने के लिए ही यहाँ पर आए हो ना, लेकिन मैंने भी तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। वेलन कहने लगता है कि जब तुम्हारी असलियत के बारे में तुम्हारे फ्रेंड दया को पता चलेगा वो तुम्हारा क्या हाल करेगा तुम्हें पता है। अरुण कहने लगता है कि एक्चुअली मेरे बारे में ढंग से दया को पता ही नहीं मैं क्या करता हूँ, कैसा बिजनेस करता हूँ। वो बस छोटा सा नमूना है, छोटे मोटे चोरियां करके अपनी जिंदगी गुजारता है और वैसे भी वो यही समझ रहा है कि तुम छोटे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारे बारे में थोड़ी गलतफहमी हो गई है। सो उसकी नजरिए में तुम एक हत्यारे हो, बहुत बड़े क्रिमिनल हो। यहाँ पर एक और बात यह है कि कल जब वेलन अरुण से मिलने के लिए गया था, अरुण वेलन को देखकर वहाँ से निकल गया। खैर ये अरुण वेलन को बहुत मारने पीटने लगता है, जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। फाइनली वेलन के हाथ पैर बांध के रख देता है। थोड़ी देर के बाद दया यहाँ पर आता है। अरुण कहने लगता है कि दया अब इसका क्या करे। दया वेलन के पास आकर इसके हाथ पैर खोल देता है। बात यह है कि जब अरुण ने यहाँ पर गाड़ी रुकाई तो वेलन दया को फोन करके ऑन में रख दिया, जिसकी वजह से अरुण की सारी बातें वो दया सुन लेता है। अब इस अरुण के बारे में सच्चाई पता चलने पर अरुण और दया के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। इसी फाइट के दौरान वो वेलन फाइनली अरुण को मार देता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं, दया और वेलन को अरेस्ट करने लगते हैं। अब कोर्ट में जाने के बाद वेलन जज साहब से जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है कि वेलन ने उन्हीं लोगों को मारा जिन लोगों ने छोटे बच्चियों के साथ अत्याचार किया। जज कहने लगता है कि हालांकि तुमने गुनहगारों को मारा लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना ये सही बात नहीं। इस तरह से इनका केस कुछ और दिनों तक पोस्टपोन करने लगता है। जब ये दोनों कोर्ट से बाहर आते हैं तो फरीदा पुलिस वाली दया और वेलन को मिठाई खिलाने लगती है कि आज इसकी बेटी का बर्थडे है और जिन लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ उनके माँ बाप भी वेलन के पास आकर थैंक यू बोलने लगते हैं। यहीं पर हमको एक और शॉकिंग बात पता चलती है। एक्चुअली वेलन उस अरुण की हत्या नहीं की। जब उल्टा अरुण वेलन को मारने वाला था दया उस अरुण को मार देता है, लेकिन कोर्ट में जाकर वेलन ने यही कहा कि वह हत्या मैं नहीं किया। उसके बाद जब ये दोनों जेल जा रहे होते हैं दया वेलन से पूछने लगता है कि सर आप स्टार्टिंग में उस घर में क्या कर रहे थे। वेलन कहने लगता है कि एक्चुअली मैं उस घर में उस बंदे को मारने के लिए गया था, लेकिन वो बंदा उल्टा मुझे बहुत मारा पीटा, मेरे हाथों को हथकड़ी पहना दिया, लेकिन बहुत ही मुश्किल से मैं उसको मार कर उसकी लाश को खटिया के नीचे छुपा दिया। उसी वक्त तुम घर के अंदर आए तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं भूलने का नाटक किया। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।